मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आज बहुत ज्यादा ना बताऊं, आपको कुछ धीरे धीरे का बताऊं। पहले दिन में जो है खतरा होता है जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बेसिक पॉइंट हमारा यही होगा कि हम एथिक्स के साथ ही शुरू करें। और कई सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं। जब ये होता क्या है कि ये बड़े नए तरीके से जो आजकल बुक्स लिखने का तरीका बना हुआ है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि फादर पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक, बट द चैलेंज विद एम लक्ष्मीकांत इज कि लक्ष्मीकांत बुक ही नहीं है। दे आर एक्चुअली प्रॉपर organized, scientifically organized notes of any topper student. A book must philosophy जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा जो है डिस्कशन पॉइंट है, हम उसकी फिलोसफी को थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं। ये एक बुक का काम होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत में वो क्या करते हैं कि केवल फैक्ट्स को उठा करके रखने की कोशिश करते हैं और कहीं पर भी वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को जो है डेवलप नहीं करते हैं। यही बात तमाम अलग अलग कोचिंग के नोट्स या इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है इसको बहुत स्टैटिक बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने एथिक्स के पेपर के साथ भी किया। अगर कभी भी हमको इस कॉन्सेप्ट पर काम करना हो कि एथिक्स अपने आप में क्या है, पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसको जो है हम डिफाइन करते हैं। इस पर मुझे लगता है कि क्लास 9 जो या क्लास 8 की जो पॉलिटी की न्यू एनसीईआरटी है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, बट देखिए क्लास 8 की उस एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी सी एक डिबेट है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और वो है कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, एंड दे आर ट्राइंग टू इनकर्ट द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन, और पूछते हैं कि हमें डेफिनेशन क्यों चाहिए, पर्पस क्या है इसका, डेफिनेशन में क्या चीजें होनी चाहिए, और उसको लेकर के एक अच्छी डिबेट की। तो वहां पर ये भी कहा हुआ है कि जब भी हम किसी भी वर्ड का, किसी भी कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन को उतारने की कोशिश करते हैं, तो हम ज्यादातर ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड को लेने की कोशिश करते हैं और उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इसी तरह से जब हम एथिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो एथिक्स का अपने आप में क्या है, तो एथिक्स जो है ये वर्ड आया कहां से है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड की मीनिंग क्या है, मैं आप लोग को वैसे एक बुक रिकमेंड करूं, आई डोंट नो कि आप लोग इसको मिलेगा नहीं, लेकिन किसी अच्छी जो है बुक शॉप पर अगर आप जाएंगे तो एथिक्स बाय विलियम फ्रैंकना, ये बुक है ना, विलियम फ्रैंकना। तो अगर ये बुक मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत सारा जो मिसकॉन्सेप्शन है एथिक्स को लेकर के, उसको ये दूर कर देगा। और आप देख सकते हैं कि कितनी जो है दुबली पतली किताब है ना, तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी नहीं, आप एक दिन में बैठेंगे तो क्लियर। विलियम ए फ्रैंकना, ठीक है सर। अगर ये बुक मिल जाए आप लोगों को तो, पर ये ऐसे जो छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं
वहां पर ये नहीं मिलेगा। तो किसी एक को मिल जाए तो बाकी को भी प्रोवाइड करा दे। अदरवाइज बहुत सारे जो है ऑनलाइन जो है स्टोर्स हैं या फिर दिल्ली में जो बुक शॉप्स हैं उनसे आप मंगवा सकते हैं। पर माय रिकमेंडेशन कि आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर ये बुक नहीं कहीं मिलती है तो इतनी पतली सी है कि आप इसको फोटो कॉपी भी करवा लेंगे तो भी आपका काम ये अच्छा दे जाएगा। अब ग्रीक वर्ड जब लेकर के चलते हैं आप, तो ये बना हुआ है एथोस से, और एथोस वर्ड जो आया हुआ है वो आया है कस्टम्स के लिए। कस्टम्स या सोशल नॉर्म्स के लिए इसको यूज किया गया है। अब कई बार ये गड़बड़ी हुई है कि लोगों ने जो है एक डिफरेंस पैदा किया है, एथिक्स एंड मोरालिटी के बीच का डिफरेंस करने की कोशिश की है। और जनरली हर कोई इस पर बात करता है। मेरी भी कई बार जब टीचर्स से या अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात होती है तो जनरली दे यूज टू टेल कि एथिक्स एंड मोरालिटी आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अगर मोरालिटी शब्द को जाएं या मॉरल शब्द को हम जाएं तो मॉरल शब्द भी एक ग्रीक वर्ड है। ये निकल करके आया हुआ है मोरोस से, और मोरोस जो है इसका भी मतलब होता है कस्टम्स या सोशल नॉर्म्स। लेकिन बहुत सारी चीजें जब आप यूपीएससी के लेवल पर पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर यूपीएससी के में उसको जबरदस्ती सेट किया गया है। जैसे कि एक वर्ड आता है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि सेक्युलरिज्म, और उससे दो वर्ड्स बना दिए उन्होंने कि एक धर्मनिरपेक्ष एंड दूसरा पंथ निरपेक्ष। एंड नाउ देयर इज अ डिबेट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। बहुत सारे लोग जो है उसके बीच का डिफरेंस पैदा करता है। बट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी बोथ वर्ड्स आर सेम, वो इंटरचेंजेबल है। इस लिहाज से एथिक्स एंड मोरालिटी भी इंटरचेंजेबल है। क्यों? क्योंकि दोनों का ओरिजिन जो है, यानी कि हमारी सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वही हमारी मोरालिटी है, वही हमारे एथिक्स हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के दो चीज आप क्लियर करिएगा कि जब आप एथिक्स और मोरालिटी को इस तरह से देखते हैं तो अगला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है। अगर एथिक्स के लिए बात करें तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, यानी कि एथिक्स का क्वेश्चन तभी उठेगा, द क्वेश्चन विल अराइज ओनली व्हेन, जब आप सोसाइटी के बीच में रहते हैं। अरिस्टोटल ने बड़ा खूबसूरत सा कहा है कि अगर किसी को भी लगता है कि उसे ये दुनिया, ये महफिल उसके काम की नहीं है, तो फिर उसे समझ जाना चाहिए कि वह या तो जो है कोई एक जंगल में रहने वाला क्रिएचर है, एनिमल है, या फिर वो जो है कोई फरिश्ता वगैरह। फरिश्ते आप हो नहीं सकते हैं तो आप अच्छे जंगली जानवर हैं। एथिक्स या मोरालिटी कभी भी अगर आपका क्वेश्चन तैयार करेगा तो ये हमेशा और हमेशा सोशल बीइंग के लिए ही तैयार करेगा। इसीलिए क्लास की शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि एथिक्स का रिलेशन केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स के लिए करता है। कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है, मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट्स आप लोग के हर्ट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो पॉपुलर तरीके पर बात कही जा रही है मैं केवल उतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पर लिखा है कि अगर आप जिहाद में जो है शहीद हो जाते हैं तो आप जन्नत को जाएंगे, और जन्नत में आपको जो है 72 हूरें मिलेंगी और दारू मिलेगा। है? नीचे है ना?
और इतना नहीं, हिंदुइज्म में भी आप चले आइए, वहां पर भी साहब यही जो है गड़बड़ घोटाला है। नीचे जो है पर नारी की तरफ देखना नहीं है, शराब पीना नहीं है, मंदिर में जाइएगा मत। और स्वर्ग गए तो वहां पर अप्सराएं जो है डांस कर करके आपको शराब ही तो पिला रही हैं, मदिरा पान हो रहा है। अब आप उसको डिफरेंट फिलोसफी में लेकर के चले जाए, नहीं वो मदिरा नहीं वो सोमरस है, वो सब बहस है ना। फिलोसफी में एक बात और बहुत खूबसूरत सी आप सीखिएगा कि हमारे जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, ये बात अभी सीख लीजिए तो पूरी जो आपकी क्लास है उसमें आप लोग को फायदा करेगा। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ये जो है दो तरीके के होते हैं। एक डिसएग्रीमेंट होता है जो फैक्ट बेस्ड होता है, और दूसरा डिसएग्रीमेंट जो होता है वो बिलीफ बेस्ड होता है। ठीक है, ये दो तरह के डिसएग्रीमेंट्स हैं। फैक्ट बेस्ड डिसएग्रीमेंट्स जो होते हैं ये खत्म किए जा सकते हैं, बिलीफ बेस्ड जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। इसीलिए टीवी पर रोज जो है शाम को जो है चार लोग बैठ जाते हैं, एक जो है रूलिंग पार्टी से, एक अपोजिशन से, एक जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट और एक एंकर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वाला रोज आपस में झगड़ा करेगा किसी भी इशू पर, ये दोनों कभी एक ही सुर में बोलेंगे। ऊपर से पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो होता है वो धीरे धीरे इन दोनों को सुलगाता रहता है, और जब कभी ये ठंडा पड़ते हैं तो एंकर फिर से भड़का देता है। तो अभी भी ये शांत नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिसएग्रीमेंट है वो डिसएग्रीमेंट फैक्ट पर बेस्ड ही नहीं होता है, वो बेस्ड होता है बिलीफ पर। रिलीजन, कस्टम्स, ये जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हैं दे आर बिलीफ बेस्ड। तो सोम जो ऊपर पीने को मिल रहा है वो मदिरा है कि सोमरस है, ये नीचे आप इसको जो है जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे तो आप पी ही नहीं रहे वो। इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आएंगे तो फिर से कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा। भाई रीबर्थ में तो हम लोग बिलीव करते हैं ना, तो रीबर्थ में हम बिलीव करते हैं। तो हर बार जो है मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है कि रीबर्थ क्यों नहीं होना चाहिए, कि क्लास 1 से फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए भैया आपकी बात पार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा जो भी आर्गुमेंट्स आपको जिंदगी में लगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर वो 2 मिनट में खत्म नहीं हुआ तो फिर 2 जन्म में खत्म नहीं होगा। छोड़ दीजिए उसको, वापस आते हैं एथिक्स पर। तो एथिक्स पूरी तरह से ह्यूमन बीइंग्स का सब्जेक्ट है, इसका कोई भी लेना देना उन लोगों से बिल्कुल नहीं है जो लोग की सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जब तक आप अपना जो है दरवाजा बंद करके उसके पीछे बिहाइंड द डोर्स बैठे हुए हैं, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ द एथिक्स ऑफ मोरालिटी। द क्वेश्चन विल अराइज ओनली व्हेन यू विल कम द मोमेंट। इवन आज चूंकि डिस्कशन में 377 चल गया, होमोसेक्सुअलिटी का जो जजमेंट आया हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर 2 लोग दरवाजे के पीछे कुछ कर रहे हैं तो नो वन हैज राइट टू डिस्कस और डिबेट एनीथिंग ऑन दैट। चैलेंज कब होगा? कि जब वो दरवाजा खुला हो। तो नो वन कैन make any argument, it is beyond the debate। 377 पर होमोसेक्सुअलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। द सेम पॉइंट इज हियर कि ये पूरी तरह से सोशल नेचर के लोगों के लिए है, सोशल एनिमल्स के लिए है, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। आज की तारीख में एथिक्स और मोरालिटी पर लोग कम काम कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि सबका एटीट्यूड ये हो चुका है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। यू हैव नो राइट।
If a couple is walking on the road, holding their hands together, and someone is, what we are doing, you are nobody to tell us. You are in the society. अगर आपको हाथ पकड़ के बैठना है तो आप जाओ, घर में बैठो अपने, है ना। आप रोड पर जब आओगे, जब लोगों के बीच में आओगे, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट का होना निश्चित है। हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कैसे नहीं पहनते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी मर्जी कि हम चाहे जो पहने, तो फिर आप यही कह रहे हो कि सोसाइटी अपनी आंखें बंद कर ले, या यू आर नॉट अ सोशल बीइंग। अगर सोसाइटी में हो तो फिर सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। नंबर 2, जब आप इसको ह्यूमन बीइंग, आप देखिए कोई और सब्जेक्ट अगर होगा तो वो सब्जेक्ट, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग जो और लोग होंगे उनसे भी पड़ेगा। जंगल में अकेला बैठा हुआ है आदमी, उसको भी जो है वो सब्जेक्ट मैटर करेगा। अब बायोलॉजी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, तो चाहे आप अकेले में बैठे रहो, चाहे आप सोसाइटी में बैठे रहो, काम तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये अच्छा, वो एनिमल्स के लिए भी काम करेगा। इवन कि आपकी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब है। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप डायनासोर को भी पढ़ते हैं। लेकिन एथिक्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है अपने आप में कि जो पूरी तरह से केवल ह्यूमन बींग्स के लिए काम करता है। और ह्यूमन तभी इनको माना जाएगा जब आप, ह्यूमन में सबसे पहले हम लगा है ना, ये पर्टिकुलर आई के लिए काम नहीं करता है, मैं के लिए नहीं है, ये हम के लिए बना हुआ है। ये इसीलिए इसको लोग बोलते हैं ये काम कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, सोसाइटी एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के चेंज हो जाती है। तो एक सोसाइटी के जो नॉर्म्स होंगे, एक सोसाइटी के जो मेजरमेंट्स होंगे, उनके जो आइडियल्स होंगे, वो दूसरी सोसाइटी में जाकर के पूरी तरह से बदल जाएंगे। यानी कि एथिक्स जैसा जो सब्जेक्ट होता है, ये रिलेटिव होता है, ये पूरी तरह से कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। ये कभी भी यूनिवर्सल नहीं होगा। ये जब कभी भी होगा तो ये रिलेटिव टर्म्स में होगा। और रिलेटिव किसके हैं, तो ये रिलेटिविटी जो है इसकी, वो टाइम एंड स्पेस के लिए है। टाइम एंड स्पेस इसके जो है हमेशा रिलेटिव होगा। अलग अलग टाइम में, अलग अलग स्पेसेस में ये हमेशा अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। जैसे कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि जो विमेन हैं उनको जो है वो तमाम जो एक तरह की प्रॉपर्टी मानी गई है। बहुत सारे जो है, आप जो है टेक्स्ट बुक्स आकर के देख लीजिए, मनुस्मृति वगैरह में, तो इनकी सिचुएशन ऐसी ही लिखी गई है। इनको काउंट किया जाता था और इनको हमेशा ये माना जाता था कि अगर आप लड़ाई वगैरह जीत ले गए किसी से, तो आप उसके घर की औरतें उठा ले करके चले जाएंगे। हालांकि हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग भी हैं जिन्होंने भी काफी विस्तृत किया है। इसी तरह से अलग अलग स्पेस, यानी कि अलग अलग जो आपके प्लेसेस हैं, वहां पर भी ये काफी अलग अलग होता है। आज की तारीख में आप प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास भी नीला ड्रम होता है। तो आप बिल्कुल जो है हल्के में अब इनको नहीं ले सकते। ठीक है। प्लेसेस को भी लेकर के चले जाइए कि जो एथिकल नॉर्म्स वेस्टर्न यूरोप के होंगे, वही साउथ एशिया के नहीं होंगे। इन दोनों ही जगह पर ये नॉर्म्स जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जो तालिबान के होंगे वो यहाँ नहीं होंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से लेकर के अगर आप जो है चले जाइए, मैं अभी चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो जो पंजाब का कल्चर है, वहाँ की जो मोरालिटी है, एथिक्स है, वो यहाँ पर आकर के बदल जाती है। एक मूवी आई थी पीके, उसमें बहुत अच्छा इस बात को डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक देवता है जिसको कि जो है बिना शराब के मानेगा नहीं,
और दूसरा देवता है जिसके यहाँ शराब पी करके भी नहीं जाना है। तो अलग अलग जगहों पर नॉनवेज को लेकर के बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी लेकर के क्या है कि जो लोग हिल स्टेशन पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, जहां पर की जो है इतना ज्यादा जो है वेजिटेरियन खाना अवेलेबल नहीं, फूड नहीं अवेलेबल है, वो बेचारा क्या करेगा। और जहां पर पहले से अवेलेबल है वहां पर जो है अगर आप जो है ये तमाम जो है आपके जो मटन सीरीज में लोग आते हैं, अगर इनको मार करके खाते चले जाए तो झाड़ फूस वगैरह इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वहां पर ह्यूमन बींग्स का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बोला रहेगा। तो अलग अलग जगहों पर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, वो नॉर्म्स वस्तुतः जो है वो पाप और पुण्य से कहीं ज्यादा वो ह्यूमन बींग्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाए। अगर आपको ही इसके जो है दो चार एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहा जाए, ये तो एग्जाम्पल्स वो है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये एग्जाम्पल्स आप खुद से नहीं बना सकते हैं? या इसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करना पसंद करेंगे किसी भी लेवल पर कि एथिक्स और मोरालिटी इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज ऑलवेज रिलेटिव? डू यू गाइज एग्री और यू वांट टू कॉन्ट्राडिक्ट इट? डू आई एग्री देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल? You know the basic rule. There is एक्टिविज्म को हम इसमें एक सेक्शन में कर सकते हैं। activism, basic human rights. तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं और जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं दे आर सेम? आप अमेरिका में अपने जो है गले में एक बोर्ड लगा करके खड़े हो सकते हैं कि आप मेरी नाक पर एक मुक्का मार सकते हैं और इसके बदले में आप मुझे $5 दीजिए। इंडिया में यही काम आप नहीं कर सकते हैं मुक्का मारने का। सर क्या मोरालिटी यूनिवर्सल? ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल राइट्स नहीं होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ द लैंड एंड दे वेरीज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये एक जैसे ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारे ह्यूमन राइट्स अलग हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स अलग हैं, बर्तानिया के ह्यूमन राइट्स बिल्कुल अलग हों। बर्तानिया में ब्रिटेन, उसके जो है बिल्कुल से डिफरेंट होंगे। नीदरलैंड्स में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अभी पूरी एक डिबेट छिड़ी हुई है एबॉर्शन को लेकर के, वेयर एबॉर्शन इट शुड बी एक्सेप्टेबल और नॉट। अब इसको लेकर के बहुत है। अगर एक लेडी है वो अपने प्रेगनेंसी को कैरी करना चाहती है तो इट्स हर राइट। इफ शी डोंट वांट इट्स आल्सो हर राइट। लेकिन जो पेट में बच्चा है उसके भी तो कुछ राइट होंगे ना, आप उसको कैसे मार दोगे? कंसेप्ट आता है कि तुम मतलब उसे बच्चा कब से कंसीडर कर रहे हो कि मतलब एकदम इनिशियल स्टेट पे तो हम उसे बच्चा कंसीडर कर नहीं रहे। और अबॉर्शन का भी एक टाइम लिमिट होता है कि तुम इतना मतलब अगर इतने हफ्ते अगर बच्चा कैर कर दो तो उसके बाद तुम अबॉर्शन नहीं कर सकते। तो एक्सट्रीम केसेस की बात है। ये तो ठीक वैसे जैसे एडल्टहुड हमने, हाँ जी, it is a biological definition, it is biological definition of but जैसे ही आप कंसीव करते हो विद इन द फ्यू डेज हार्टबीट शुरू हो जाती है। पर सर इसमें फिर रेप विक्टिम्स या फिर जो टीन प्रेगनेंसी थी वो भी तो उसमें उस बच्चे का क्या दोस्त था? पर जिसे आप रिकॉर्ड दैट एग्जैक्टली। सो आप किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को, किसी भी नॉर्म को आप यूनिवर्सली कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? है ना, केस टू केस वेरी करेगा। है ना, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ। कई सारे देशों में है, हमारे देश में आज भी तय नहीं हो पा रहा है कि राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। That's exactly what I am trying to tell you. कि human rights are not universal in the nature.
they are conferred by the land of the law or the constitution itself. And human rights, it's a legal term. And what we are discussing actually, ethics, morality. और ये जरूरी नहीं कि जो कुछ भी लीगल हो वह मॉरल भी हो, है ना। दो डिफरेंट स्फीयर्स हैं, और कई बार मोरालिटी लीगैलिटी को चैलेंज कर देती है, और कई बार लीगैलिटी जो होती है वो मॉरलिटी को बदल देती है। जैसे इंडिया में कुछ समय पहले तक, बिफोर द इंडिपेंडेंस, और मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, इंडिपेंडेंस मींस 1947 वी आर कंसीडरिंग, वी विल कंसीडर ओनली द 1947 एवरी टाइम। तो 1947 के पहले आप क्या था कि इन हिंदू मैरिज एक्ट पॉलीगैमी वाज अलाउड एंड इट वाज नॉट अ क्राइम, नॉट इट वाज अ सिन। ठीक है, हमारे देवता लोग भी हम लोग को कंफ्यूज करते हैं, राम भगवान एक ही शादी करेंगे, कृष्ण भगवान 16,008 तक बैठे, लॉजिक्स है सब। बट जब 1951 में हिंदू कोड बिल आया तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में चेंजेस किए गए एंड पॉलीगैमी एक ऑफेंसिव क्राइम बन गया। और आज की तारीख में पॉलीगैमी को हम लोग मॉरली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मॉरली वी आर नॉट रेडी टू। तो ये लीगैलिटी ने चेंज किया है। तो लॉ बहुत सारी चीजों को बदल देता है, राइट। प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन राइट है या रॉन्ग है, ये परसेप्शन भी डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपके वहां पर लॉ इस बात को लेकर के कैसे है। अगर आप बहुत ही लिबरल कंट्रीज में जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, तो यू विल फाइंड कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट प्रोस्टिट्यूशन एज लॉफुल। तो उनके यहाँ वैसे गलत भी नहीं मानते। हमारे यहाँ तो प्रोस्टिट्यूशन शब्द ही ले लीजिए, है ना। हमारे जमाने में तो माता पिता इसी पर 2 जूते मार देते हैं। चैलेंजेस हैं। फिर कॉन्सेप्ट चेंज किया गया, सोसाइटी ने भी चेंज किया। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट हैं। बट लेकिन क्या हम ये कभी भी कह सकते हैं कि morality or ethics, moral laws, moral standards, they can be universal or they are always relative? No one can teach you exactly it. You have to work on it. The beauty of this subject, the beauty of this paper is that everything is yours. What I can do here, I can only discuss the topics, but it is you who have to prepare it. बाकी सारे सब्जेक्ट मैगी जैसे हैं, है ना। वो सब कुछ तैयार है, बस केवल पानी निकल करके। इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि ये मैगी बिल्कुल नहीं है भैया, ये तो आपको कायदे से बैठ करके बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, खुद ही खाओ खुद ही बचाओ। So now can we reach on this conclusion that morality or ethics can never be universal? Yes or no? If everyone is agreed? Okay. कितने अच्छे बच्चे हैं, how disciplined. Truth is speaking the truth. We should not lie. ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है या ये भी रिलेटिव रहेगा? कब कब झूठ बोलना चाहिए भाई? खुद को बचाने के लिए आप झूठ बोलती हैं, मतलब आप ऐसा करती हैं या मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल मानूं? ऐसा करती नहीं आप हैं? नहीं नहीं, अभी एक बात समझिएगा, एक मैं अभी आपके लॉजिक पर आ रहा हूं, पर एक बात ये समझिएगा ना, ये भी समझ रही हैं
कि ऐसा करना नहीं चाहिए। देखिए अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने केवल जो है एक दिमागी गेम खेला कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, और जब मैंने पूछा कि आप करते हैं खुद, तो इनको लगा कि नहीं मॉरली ये रॉन्ग है। इसी तरह से बेटा जब इंटरव्यू आए, जब एथिक्स का पेपर आवे ना, तो ये कोई गेम मत खेलना पास, है ना। वो तुरंत वो पकड़ लेगा सामने वाला कि आपने झूठ बोल दिया है, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप खुद झूठ नहीं बोलती हैं, इस बात को अभी आपने झूठ में बताया, ठीक है। तो when she is saying कि झूठ कभी कभी चल सकता है, इवन सी इज नॉट एग्री विद इट, है ना, क्योंकि इनको लगता है कि मॉरली ये गलत है। अभी पीछे से कोई लॉजिक आया था, क्या था वो? जो झूठ है ना, उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा तो झूठ है तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा, बस ये हो सकता है कि वो हमें तुरंत तुरंत समझ में ना आ रहा। ऐसा कौन सा झूठ है जिससे किसी का बुरा नहीं होता? एक एग्जांपल ऐसा दीजिए ना, झूठ बोला ही क्यों? झूठ बोलने से आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्डर कर रहे हो, वो आपको ऐसे गूगल ट्रिक के तरह देख लेंगे, अगर आप वहाँ पर झूठ बोल कर बच सकते हैं तो बोलना चाहिए ना, वो आपकी जाएगा ना। अगर वो झूठ बोल के वहां से छूट सकता है तो हो सकता है। ये कभी भी नहीं कहा गया, क्योंकि अगर आप झूठ बोल करके निकल लेते हैं और फिर आपका झूठ पकड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं। तो अब आप और लंबा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, तो मैं आपने इंडिया पाकिस्तान का नाम लिया तो मुझे जो है कुछ वार जैसा सुनाई दिया। आप ऐसा करना चाह रहे हैं? उसने उन्होंने झूठ बोला था उन्होंने क्या झूठ बोला? विदाउट एनी प्रूफ। Without any proof, they told us, they told the whole world कि उन्होंने राफेल मार दिया है। फिर सिंगापुर में हमारे IAF के चीफ जाते हैं और बोलते हैं